वेरी गुड मॉर्निंग। साउंड चेक करो एक बार। ओके, फ्रॉम दिस साइड। दीपक, बहुत खुशी हो रही है सर आपको थोड़ा अच्छा देख करके। मुकेश कुमार इंसान, क्या शानदार नाम रखा है। अभय शुक्ला ऑडिबल। थैंक यू दीपक, आई एम फीलिंग बेटर देन बिफोर। परवेज आलम, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक यू, सेम टू यू। रुपेश बघेल, आज तो ऊर्जावान दिख रहे हैं रुपेश। पल्लवी राजेश, गुड मॉर्निंग। भवानी, अतुल शर्मा, दीपक, सौरभ सिंह, हाय। थैंक यू परवेज आलम, गायत्री भार्गवा, कुलदीप, आई मिस्ड आउट फ्यू नेम्स, पुनीत, गजेंद्र, रुपेश, युवराज, सौरभ सिंह। यस, आई एम ट्राइंग टू मेक ए स्ट्रॉन्ग कम बैक। 2-3 दिन का रेस्ट थोड़ा इफेक्टिव था। आज भी 1 या 1.5 आवर क्लास लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी अगर बहुत सारा वर्कलोड ले लिया तो हो सकता है कि आई हैव टू बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज मोर। लेकिन कोर्स को अब बढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि आज है, परवेज ने मुझे विश किया, बाकी किसी ने विश नहीं किया। महाशिवरात्रि पर कुछ 2 शब्द आपके लिए। जो शिव की कल्पना है ना, ये धर्मों से परे है, ये किसी भी धर्म से ऊपर की परिकल्पना है। और जब धर्म आए और प्रकृति में मनुष्य ने जब पहले किसी प्रथम गॉड की कल्पना की है, एक साक्षात्कार किसी भगवान की कल्पना की, तो वो लॉर्ड शिवा ही हैं। क्योंकि लॉर्ड शिवा की बहुत सारी जो शिवलिंग है या उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पश्चिम एशिया में, अरब में, इज़राइल के सिविलाइजेशन में, इवन माया सिविलाइजेशन में, एज़टेक सिविलाइजेशन में, वहाँ भी इस तरह की शिवलिंग या प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि हर सिविलाइजेशन में एक शिवा जैसा गॉड है। वैदिक पीरियड में भी रुद्र करके एक गॉड हैं जो कि शिवा ही हैं, और पशुपति करके इंडस वैली सिविलाइजेशन में है जो कि शिवा ही हैं। तो एक सुप्रीम गॉड की कल्पना पता नहीं क्यों मानव के मन में और सभी सभ्यताओं में ये पनपी थी। ऐतिहासिक काल में, या तुम कह लो प्रागैतिहासिक काल में, शायद स्टोन एज था तो स्टोन के कार्विंग से कुछ उस तरह का एक आकृति निकला होगा। और जो इनिशियल ट्राइब्स थे वो लोग फैलस वॉरशिप भी करते थे। उनके लिए फैलस वॉरशिप यानी लिंग पूजा करते थे। तो लिंग पूजा की एक परिकल्पना है। तो एक थ्योरी है प्रकृति पूजक लोगों की, क्योंकि प्रकृति के गोद में तो मानव आया तो प्रकृति की ही पूजा करेगा। तो नेचुरलिस्टिक जो सोसाइटीज़ थीं, जो इनिशियल ट्राइब्स थे, प्रारंभिक मानव प्रजातियां थी, कई सारे थ्योरीज हैं शिवा के विषय में। लेकिन अब हमने एक बहुत ही प्रबुद्ध भोपाल के एक मौलवी साहब से भी बात किया था। मुस्लिम धर्म मौलवी लोग होते हैं, तो उन्होंने भी शिवा के सत्ता को स्वीकारा था। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है
उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे भी जो सबसे पूर्व गॉड की कल्पना हम लोग जो करते हैं, अरब में भी करते हैं, तो शिवा ही हैं। लेकिन फिर इस्लाम में बहुत सारे निषेधात्मक ऐसे चीज़ें आई जिसके कारण फिर उनकी कल्पना को हम लोग मन में स्मृति के रूप में रखते हैं ज़्यादातर, और उसको पब्लिक स्पेस में शायद नहीं करते हैं। ऐसा उनका कहना था। मैंने उनसे बात किया था इन चीज़ों पे, धर्म पे बात की थी। फिर मैंने जीव्स के साथ भी बात किया था। जीव्स जो होते हैं, जो यहूदी कहते हो जिनको, कोची में भी यहूदियों की एक प्रॉपर कॉलोनी है, वास्को डिगामा वाली एक कॉलोनी है वहाँ पे यहूदी मिलते हैं। तो उनके परिकल्पना में भी जाने के बाद लॉर्ड शिवा के विषय में उनका भी जैसे पुरानी सभ्यताओं में, हर सभ्यता में शिवा की कल्पना है, तो उनके थ्योरी में भी था। और फायर वॉरशिप और शिवा, ये दो बहुत कॉमन चीज मिलता है पुराने पारसियों के, पर्शियन सिविलाइजेशन में भी। तो आज महाशिवरात्रि है और कश्मीर तो लैंड ऑफ शिवा है। तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आप देख रहे हो ना, कैलाश पर्वत से लेकर के पूरा जो जम्मू हिल्स तक का पूरा एरिया है, यही दिस कॉल एबोर्ड ऑफ शिवा। शिवा का एक शिवालय है, ये गृह है शिवा का। तो जम्मू कश्मीर में हमारे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। शेख उबैद हमारा दोस्त था, आजकल यूएस में है। और भी था, एक नाम भूल रहे, रज़ाक था। तो ये लोग शिवरात्रि को जरूर सुबह उठते ही हमसे पहले मुझे गले लगा करके विश करता था जब मैं हिंदू कॉलेज में था। तो मुझे याद आती है कि शिवा गॉड इज बियॉन्ड रिलीजन, एंड शिवा गॉड इज बियॉन्ड आवर civilizations, and Shiva God is beyond our those limited thoughts which we possess today। जो आज हम लोग संकुचित बातें करते हैं धर्म को लेकर के और प्रकृति को लेकर के, और अपने अपने धर्म को महान कहते हैं, दूसरे को खराब कहते हैं। ये जो सारी परंपराएं नई नई बनी है, जो धर्म का राजनीतिकरण हुआ है, तो इसमें थोड़ा विषाद आता है सबके मन में, और समाज थोड़ा डिवाइसिव दिखने लगता है। लेकिन उस सभी कितने भी डिवीज़न कर दो समाज का, लेकिन हमारे पूर्वजों की जो चेतना में एक गॉड अगर बैठे हुए थे, तो निश्चित रूप से वो लॉर्ड शिवा होंगे। और महाशिवरात्रि के अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि वो जो प्रकृति का एक जो स्वरूप है, विराट स्वरूप है शिवा के रूप में, जिसको कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं और सबसे भोले भाले भी माने जाते हैं। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, उसके पीछे का फिलॉसफी भी यही है कि एनीथिंग विच इज क्रिएटेड हैज टू बी डिस्ट्रॉयड, और अंटिल इट इज डिस्ट्रॉयड इट विल नेवर टेक ए न्यू फॉर्म। और शिवा खुद अजन्मा है, उसका कभी बर्थ और डेथ नहीं होता है। लेकिन वो बाकी जो चीजें हैं, जो फॉर्म्स हैं, बाकी जो रूप हैं इस दुनिया में, इस कॉस्मिक वर्ल्ड में, उनका विनाश और उनका पुनर्निर्माण। विनाश होता ही है इसलिए कि पुनर्निर्माण हो। दो अणु आपस में, दो एटम्स आपस में जुड़ते ही हैं कि एक नया हो, और टूटते भी इसलिए हैं कि जुड़ करके फिर किसी नए एलिमेंट का निर्माण करें। तो फिजिक्स भी कहता है। तो शिवा ये जो विखंडन और जो संलयन से नए नए तत्व बन रहे हैं ना, इसी का गॉड शिवा को माना जाता है, उसी कॉस्मिक एनर्जी को शिवा माना जाता है। और यही सिर्फ मुझे जो लगता है, जितना भी साइंस मैंने पढ़ा है, कि ट्रुथ भी यही है, सत्य भी यही है। तो उनका स्मरण करते हुए, प्रकृति की उस महान शक्ति का स्मरण करते हुए क्लास का प्रारंभ किया जाए। और मैंने आज कुछ 15-20 लोगों के लिए, गरीबों के लिए, शुद्ध घी का हलवा और पूड़ियाँ और चना और इस तरह का कुछ बिस्किट्स का एक पैकेट, इसका एक बड़ा सा पैकेट बनाएंगे। और 11 बजे हम SFS गेट पे आकर के अपने रेजिडेंस के बाहर, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या फिर जो वहाँ रिक्शा वाले मुझे मिलेंगे, उनको हम खिलाएंगे। एंड दैट इज़ माई पूजा फॉर टुडे। चलो, ओके, थैंक यू। बहुत दिन हो गया था, आप लोगों को मैंने भाषण नहीं दिया था और हमारी फिजूल की बातें आप लोगों ने सुनी नहीं थी। आज मुझे मौका मिल गया, और मौका दिया है कौन? परवेज दिया है। उसने मुझे विश कर दिया तो मुझे इंस्टिंक्ट में आ गया और मैं उसको बोल दिया। थैंक यू परवेज। बायोजियोग्राफी में हमने कल आपको क्या पढ़ाया था?
सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, मृदा की विशेषताएं। मृदा की विशेषताएं, और मृदा की विशेषताओं में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था मृदा का संगठन क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है। फिर हमने पढ़ा था मृदा का गठन क्या है, यानी टेक्सचर क्या है। फिर हमने पढ़ा मृदा की संरचना क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा में फील्ड कैपेसिटी क्या होता है। मृदा में फील्ड कैपेसिटी क्या है, और साथ ही पढ़ेंगे मृदा में लवणता एवं क्षारीयता के गुण। मृदा में लवणता एवं क्षारीयता के गुण कौन कौन से हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं, और लवणता एवं क्षारीयता या अम्लीयता, यहीं पे अम्लीयता भी पढ़ सकते हो। पीएच वैल्यू बेसिकली पढ़ना है, पीएच वैल्यू। तो मृदा में पीएच वैल्यू का प्रभाव क्या होता है, पीएच वैल्यू कैसे परिवर्तनशील होता है, पीएच वैल्यू मृदा का कैसे उत्पादकता को प्रभावित करता है, और कितने पीएच वैल्यू पे कौन से शस्य यानी क्रॉप कॉम्बिनेशंस क्या होगा, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा, कौन से फसल के लिए कितना पीएच वैल्यू चाहिए, आने वाले भूगोल में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले वर्ष मृदा के क्षारीयता और अम्लीयता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जिसमें कि उत्पादकता से रिलेट किया गया है। और आप मेरे पिछले 10 साल पुराने भी क्लास नोट्स में जाओगे तो वहां भी मैंने पीएच वैल्यू को उत्पादकता से रिलेट करके पढ़ाया हुआ है। तो प्रश्न क्लास नोट से बाहर नहीं जाता है, सिर्फ चैलेंज ये है कि आप उस क्लास नोट्स के उस छोटे से अंश पर दृष्टिपात कर पा रहे हो या नहीं, आप उसको देख पा रहे हो या नहीं। क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर प्रश्न जो यूपीएससी में आए उसका बहुत लंबा लंबा उत्तर हम आपको लिखवाएं, ये संभव नहीं है, यूपीएससी में संभव नहीं है। जो यूपीएससी में प्रश्न आते हैं उनका डिस्कशन, उनके ऊपर में 1 पन्ना 1.5 पन्ना का लिटरेचर आपको हमारे नोट से मिलते रहेगा, और उसी को रिलेट करके आपको लिखना होता है यूपीएससी के एग्जाम में। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार प्रदेश, कहीं भी, झारखंड प्रदेश, हरियाणा, कहीं भी अगर आप लिख रहे हो, भूगोल वैकल्पिक से मेंस लिख रहे हो, तो वहां पर आपको सीधे सीधे प्रश्न आएगा हमारे नोट से, और सीधे उठाइए और उसको लिखिए, सीधे उठाइए उसको लिखिए। तो ये है डिफरेंस पीसीएस के एग्जामिनेशंस में और आईएएस वाले एग्जामिनेशंस में। ओके, आपके कुछ 1-2 एसएमएस ले लेते हैं। ओके, आपके बहुत सारे बधाई आ रहे हैं। मैंने रीड कर लिया। तो अब हम लोग यहां चलते हैं, लिखते हैं फील्ड कैपेसिटी क्या है, मृदा की फील्ड कैपेसिटी क्या है। आप इंग्लिश के शब्दों से घबराना नहीं है, और मूल जो शब्द है उसका हिंदी हम हर शब्द का लिखवाते हैं। आप लिखो फील्ड कैपेसिटी क्या है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। लिखो मृदा में जल की वह मात्रा जो मृदा को संतृप्त रखे, मृदा को संतृप्त रखे, अर्थात मृदा के सभी रंध्रों में, मृदा के सभी रंध्रों में, पोर स्पेसेस
ऑफ द सॉइल। मृदा के सभी रंध्रों में जल विद्यमान हो, सैचुरेशन का मतलब यही होता है, जल विद्यमान हो। तथा मृदा में जल का गुरुत्वीय प्रवाह, मृदा में जल का गुरुत्वीय प्रवाह लगभग शून्य हो, अनुपस्थित हो, तब मृदा को फील्ड कैपेसिटी यानी क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी में मानी जाती है, फील्ड कैपेसिटी में मानी जाती है। फील्ड कैपेसिटी का अर्थ क्या है? मृदा में फील्ड कैपेसिटी का अर्थ हम समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक गमला है, आपने गमले में पानी डाला, तो अगर गमले के पेंदी के नीचे से पानी बह रहा है और साथ में मिनरल्स को रिमूव कर रहा है, तो इसका मतलब है आपने इरिगेशन फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा कर दिया। फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है कि आपने इतना ही पानी डाला मृदा में जिससे कि उसके रंध्रों में जल का प्रवेश हो, मृदा जल संतृप्त हो जाए, लेकिन गुरुत्वीय प्रवाह जल का न हो मृदा के अंदर में। क्योंकि यदि मृदा के अंदर में गुरुत्वीय प्रवाह जल का होने लगेगा तो वह मृदा विनष्ट होने लगती है, उसका क्षरण होने लगता है, अपरदन होने लगेगा। मृदा की जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मृदा में जो मिनरल्स हैं, वो सब पानी के साथ वॉश आउट हो जाता है। इसलिए कभी भी गमले में इतना ही पानी डाला करो जिससे कि वह अपने फील्ड कैपेसिटी तक रहे। अगर आपके गमले के नीचे से पानी बह रहा है, मतलब आप मृदा को डैमेज कर रहे हो। इसी एग्जाम्पल को अप्लाई करना है अपने कृषि भूगोल के लिए। कृषि में यदि हम लोग इरिगेशन करते हैं और इरिगेशन करने से मृदा को फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा इरिगेट कर देते हैं, यानी मृदा में गुरुत्वीय प्रवाह होने लगता है जल का, तो ये अनुचित है, ये अनसाइंटिफिक है। इसको अनसाइंटिफिक इरिगेशन कहेंगे। आपके समझ में बात आई? फील्ड कैपेसिटी मतलब क्या हुआ? मृदा की जल संतृप्तता, मृदा के रंध्रों में जल का प्रवेश, परंतु इतना भी जल ना हो कि जल में मूवमेंट शुरू हो जाए, जल का मूवमेंट नहीं, उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो जब भी इरिगेशन किया जाता है, विशेष करके जैसे मान लो कोई दलहन है या गेहूं का है, तो उसको फील्ड कैपेसिटी तक ही। कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनका फील्ड कैपेसिटी से ज्यादा वाटर लॉगिंग करना पड़ता है, लेकिन वाटर लॉगिंग करने में भी क्या करना पड़ता है कि मेड़ बना करके उनको बांधना पड़ता है कि पानी बह न जाए। और पानी अगर बहने लगेगा, इस खेत से उस खेत से उस खेत से चारों तरफ अगर पानी निकलने लगेगा, तो फिर मृदा का क्षरण शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को ये बात अपने गांव में बतानी चाहिए या लाइफ में अप्लाई करना चाहिए कि फील्ड कैपेसिटी क्या है, और फील्ड कैपेसिटी से अधिक कभी भी
सिंचाई नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट लिखो फील्ड कैपेसिटी के बाद। अब लिखो, आते हैं हम लोग मृदा में क्षारीयता, लवणता अथवा अम्लीयता के गुण। क्षारीयता, लवणता एवं अम्लीयता के गुण। ये बहुत ही रोचक विषय है और इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या है क्षारीयता मृदा में, लवणता कैसे बढ़ जाती है, अम्लीयता कैसे बढ़ जाती है। आपको लिखवाने के पहले हम एक डिस्कशन के द्वारा समझाते हैं। मान लो ये एक वृक्ष है और वृक्ष की ये जड़ें इस तरह से मृदा में फैली हुई हैं। यह है हमारा मृदा संस्तर। अब मृदा संस्तर में भी बहुत सारे संस्तर होते हैं, आपको पता ही होगा। A00, A0 ऐसे करके होता है ना। बी संस्तर, ई संस्तर, आप इस पे अभी ध्यान नहीं देना है आपको। ओके, सी संस्तर, उसके नीचे पैरेंट रॉक, रेगोलिथ, ये सब होता है। संस्तर को अभी पढ़ाएंगे, थोड़ी देर में, आज ही पढ़ाएंगे। लेकिन आप ऐसे देखो कि ये मृदा के अंदर में रूट्स हैं, इस तरह से रूट्स फैले होते हैं चारों तरफ। और मृदा का मूल कॉम्पोजिशन क्या है? मृदा में होता है, मृदा का गठन क्या है? हम लोग इसमें क्या क्या होता है? क्ले प्लस सैंड प्लस सिल्ट। मृदा का मूल गठन यही होता है। मैंने आपको कल ही गठन के विषय में समझाया था कि टेक्सचर मृदा का क्या है, गठन क्या है उसका। क्ले, सैंड, सिल्ट की मात्रा और आनुपातिक मात्रा को हम लोग गठन कहते हैं। जैसे मान लो तीनों की आनुपातिक मात्रा अगर 1 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोमट कहते हैं। और हमने कल आपको बताया था कि बलुई दोमट यानी सैंडी लोम सबसे अधिक उपजाऊ मृदा भी होती है। कारण भी आपको समझाया था। ओके, अब यहां हम लोग देखते हैं कि किस तरह से, मान लो ये सैंड है, ये सैंड है, तो इसके चारों तरफ जो क्ले होता है ना, क्ले इसके चारों तरफ एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। कोई भी सैंड मृदा में कहीं भी है तो उसके चारों तरफ क्ले होता है। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत अति सूक्ष्म विश्लेषण किया जा रहा है। कहीं भी अगर एक सैंड है तो उसके चारों तरफ क्ले एक संकुल का निर्माण करता है। सैंड के चारों तरफ क्ले रहता है, मृतिका रहती है। अब क्ले क्या है? क्ले क्या है? क्ले होता है OH हाइड्रोक्साइड्स होता है, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स हो सकता है, आयरन हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या एल्युमिनियम आयरन दोनों का ही हाइड्रोक्साइड्स हो सकता है। यानी कि जो क्ले होता है उसमें निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिव चार्जेस होता है क्ले के ऊपर में, यानी मृतिका पर नकारात्मक। आपने कटायन एनायन तो सुना होगा, है ना। तो ये निगेटिवली चार्ज होता है क्ले, क्योंकि इसमें क्या है? OH, और ये OH क्या होता है? माइनस। सो क्ले क्या है? निगेटिवली चार्ज है। इतना समझ में आया कि नहीं? सॉइल केमिस्ट्री का थोड़ा तो प्रयोग करेंगे ना। आखिर आपको एक अच्छा ज्योग्राफर बनाना है। आने वाले एग्जामिनेशंस में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गहराई में जाकर के थोड़ा प्रश्न पूछता है IAS में। PCS में तो भाई कुछ भी कर दो, सब अच्छा है। तो ये देखो कि सैंड है, सैंड के चारों तरफ क्ले होता है, और सिल्ट इसमें चारों तरफ बिखरा रहता है। लेकिन मेनली हम लोग जो देखते हैं वो क्ले और सैंड की संरचना को देखेंगे। अब देखना है कि इसी में क्या होता है कि ह्यूमस
और मिनरल्स इसी क्ले के साथ यहां प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी संकुल, मृतिका ह्यूमस संकुल। प्रत्येक मृदा में, फिर से सुनो, प्रत्येक मृदा में 3 कण महत्वपूर्ण होते हैं। गठन की बात की जा रही है, सैंड, सिल्ट, क्ले। सबसे महीन नन्हा सा कण कौन है? क्ले है। क्ले क्या होता है? मैंने आपको बताया कि क्ले में सिलिका भी है, लेकिन क्ले एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, और क्ले में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, आयरन हाइड्रोक्साइड्स या कोई मेटालिक OH हाइड्रोक्साइड्स होता है, यानी वो निगेटिवली चार्ज होता है। यानी सैंड के चारों तरफ एक लेयर है जो क्ले का बना हुआ होता है, और क्ले आपस में चिपकता भी है बहुत, क्योंकि आवेशित होता है क्ले, तो ये चिपकता भी है, अट्रैक्ट भी करता है। अब देखो, अगर क्ले माइनस है, अगर ये माइनस है क्ले, निगेटिवली चार्ज है क्ले, तो ये पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव आयंस है ना इसमें, तो ये पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा तो चारों तरफ मृदा में अगर हाइड्रोजन है तो H क्या होता है? H प्लस, हाइड्रोजन है, प्लस है। दूसरा क्या हो सकता है? मान लो सोडियम है, कैल्शियम है, लवण है, क्षारीय तत्व है, तो ये सारे क्षारीय तत्व क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? क्ले में क्या है? हाइड्रोक्साइड्स, वो क्या है? निगेटिवली चार्ज। लवण क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव आयंस हैं उसमें, जैसे सोडियम, कुछ भी लगा लो। तो ये क्ले का नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वह या तो हाइड्रोजन आयंस को अट्रैक्ट कर ले और या तो लवण को अट्रैक्ट कर ले। क्ले में यह शक्ति है। यानी सैंड के चारों तरफ जो क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है, कई किसी मृदा में ह्यूमस नहीं होता है, तो उसमें हम लोग सिर्फ क्ले कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। बहुत सारी मृदा में ह्यूमस भी होता है, तो ह्यूमस होने के कारण उसको हम लोग क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ये कॉम्प्लेक्स क्या है? संकुल कहां है, कहां बनता है? बार बार समझा रहे हैं आपको कि मृदा है, मृदा में बालू के कण हैं, और बालू के कण के चारों तरफ क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स बना होता है। और क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में चूंकि वो OH है तो निगेटिव चार्जेस है। अब निगेटिव चार्जेस होने के कारण क्या करेगा वो, कि या तो हाइड्रोजन आयंस को अट्रैक्ट कर सकता है, या तो सॉल्ट को, लवण को अट्रैक्ट कर सकता है, क्षारीय तत्वों को अट्रैक्ट कर सकता है, या जो भी पॉजिटिव आयंस होगा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। समझे? अब देखो, आयरन ऑक्साइड्स को भी कर सकता है अट्रैक्ट, तो किसी जो भी पॉजिटिव आयंस होगा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। अब आपको देखना है कि मान लो कि क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में किसी मृदा में हमने लाइमस्टोन से बनी हुई मृदा है। एक उदाहरण लेते हैं, कई तरह की मृदा हो सकती है। एक हो सकता है सैंडस्टोन, बालू का पत्थर पर बनी हुई मृदा, ग्रेनाइट पर बनी हुई मृदा। एक हो सकता है बेसाल्ट पर बनी हुई मृदा। एक हो सकता है कि जैसे बेसाल्ट है ना वहां दक्कन के पठार पर, तो बेसाल्ट पे बनी हुई मृदा, ग्रेनाइट पे बनी हुई मृदा, बालू का पत्थर पे बनी हुई मृदा, सेडिमेंट्री चट्टानों पर बनी हुई मृदा, लाइमस्टोन पे बनी हुई मृदा। जो लाइमस्टोन पे बनी हुई मृदा होगी, उस लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट का नेचुरल सप्लाई है। वो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो, तो कैल्शियम कार्बोनेट होने के कारण वो सप्लाई है कैल्शियम का रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से कैल्शियम का सप्लाई है। तो वो मृदा कभी भी अम्लीय हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में जो क्ले है, जो निगेटिवली चार्ज है, वो कैल्शियम को अट्रैक्ट करते रहेगा, और कैल्शियम को अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो क्षार तत्वों का सप्लाई मृदा में जारी है। समझ गए? अब ये क्षार तत्वों का सप्लाई जारी है तो वो मृदा कभी भी अम्लीय नहीं हो सकती है। अर्थात जिन प्रदेशों में चट्टानों में कैल्शियम की मात्रा, सोडियम की मात्रा
पोटेशियम की मात्रा जिप्सम वाले लैंड में, वहां पे मृदा अक्सर क्या होती है, क्षारीय होती है या लवणीय होती है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के दूसरे पक्ष पे भी चलते हैं हम। मान लो कि हम लोग चलते हैं विषुवतीय वर्षा वन की ओर, जहां वर्षा बहुत अधिक है। प्लीज समझो, कॉन्सेंट्रेट करो। विषुवतीय वर्षा वन की ओर चलते हैं। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा बहुत अधिक होती है, प्रत्येक दिन वर्षा होनी है। अब मान लो कि वर्षा यहां पे लगातार हो रही है, लगातार वर्षा हो रही है, तो जल अंदर की ओर प्रवेश करेगा। अब ये हमारा सैंड है, ये हमारा क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और यहां पर जल अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है। अगर जल अंदर की ओर प्रवेश करता है तो क्या करेगा, वो जो सॉल्ट होते हैं उनको घोल करके, उनका घोलन क्रिया के साथ निछालन हो जाएगा, यानी नीचे की ओर निछालन हो जाएगा। निछालन किसका हो गया, निछालन हो गया सोडियम था या कैल्शियम था या इस तरह के जो तत्व होते हैं, जो लवण है, निछालन हो गया किसका, लवण का निछालन हो गया। सॉल्ट घुल जाएंगे पानी में, नीचे की ओर चले गए, तो यहां पे सॉल्ट का लॉस हो गया। अब सॉल्ट का लॉस हो गया तो क्ले क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज है। क्ले क्या करता है कि वो हाइड्रोजन आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा। और हाइड्रोजन आयंस को जब अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो वहां पे लवण का अभाव हो गया और हाइड्रोजन आयंस की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब यह हो गया कि वह मृदा अम्लीय हो गई है। समझ में आया कुछ? अम्लीयता और क्षारीयता के गुण क्या होते हैं या कैसे प्राप्त होते हैं उसको समझो। इसका अर्थ तो ये निकल रहा है कि जहां भी वर्षा अधिक होगी, यानी जहां भी प्रिसिपिटेशन इज मोर देन इवेपोट्रांसपिरेशन, जहां भी वर्षण अधिक है वाष्पीकरण से या वाष्पोत्सर्जन से अगर अधिक है, तो वहां की मृदा क्या होगी, वहां की मृदा हो जाएगी अम्लीय। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जल के साथ साथ लवण घुल करके निछालित हो जा रहे हैं। अब लवणों का निछालन हो गया तो हाइड्रोजन आयंस अट्रैक्ट हो जाएंगे क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में। मॉनसूनी जलवायु की बात कर लेते हैं। मान लो हम लोग चलते हैं कि केरल में किस प्रकार की मृदा होगी, तो वहां निश्चित रूप से अम्लीय मृदा होगी, क्योंकि वहां पे जो वाष्पीकरण का दर है, वाष्पोत्सर्जन का दर है, वह दर क्या है, वो अधिक है या कम है, कम है वर्षण से, और केरल में ज्यादा वर्षा हो रही है। पूर्वांचल हिमालय पे जाओगे तो पूर्वांचल हिमालय में भी जो वर्षण है वो ज्यादा है, 200-250 वर्षा है, तो वहां भी मृदा अम्लीय होती है। मेघालय के पठार पर जहां अधिक वर्षा है वहां भी मृदा अम्लीय हो जाएगी। लेकिन जहां भी शुष्कता है, यानी वाष्पोत्सर्जन का दर अधिक है, वहां पर मृदा क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। कैसे हो जाएगी क्षारीय, आप ये बताओ? क्योंकि वहां पे जो वाष्पीकरण का दर उच्च होने से जो लवण होते हैं नीचे जो लवण होते हैं ना चट्टानों में, ऊपर की तरफ खींचने लगते हैं, कैपिलरी एक्शन होने लगता है, केशिका क्रिया से वो लवण ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आने के बाद मृदा में क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में वो चले जाते हैं, तो वहां क्षारीयता या लवणता का गुण बढ़ जाता है। आपको क्लाइमेट से रिलेट करके मैंने भी बताया कि किस क्लाइमेट में कौन सा गुण होगा। तो अगर ड्राई क्लाइमेट है, या इसको आप ये भी कह लो एरिड है या सेमी एरिड क्लाइमेट है, शुष्क अर्धशुष्क जलवायु है, तो वहां पर मृदा क्या होगी, लवणीय। और जहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट है या सब ह्यूमिड क्लाइमेट है, सब ह्यूमिड मॉइस्ट क्लाइमेट है, या अति आर्द्र यानी पर ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो इस दशा में मृदा की संभावित होती है कि वहां मृदा अम्लीय होगी। आप इस छोटे से एग्जाम्पल को जरूर याद रखो, आपको बहुत काम आएगा। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो जीएस में भी इतना इंपॉर्टेंट है, उसको अगर
इस गहरे दृष्टिकोण से अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो कभी भी स्टूडेंट सीख नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग तो पीएच वैल्यू रटने का कोशिश करते हैं। मेरे लिए कितना आसान है आपको पढ़ाना कि 7.0 पीएच वैल्यू मतलब न्यूट्रल हो गया, 6.5 स्लाइटली एसिडिक है जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, 7.5 क्या हो जाएगा और 8.5 क्षारीय हो जाएगा। इस चार्ट को रटने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप उसके क्रियाविधि को नहीं समझोगे, है ना। तो आप इसको समझने की कोशिश करो। अभी इसी डिस्कशन में हम आगे आपको थोड़ा और समझाते हैं, ले चलते हैं फिर से उसी डायग्राम के ऊपर में। यह है हमारी मृदा। सॉइल प्रोफाइल को आप दिखा भी सकते हो, आप दिखा सकते हो BCP, नहीं भी दिखा सकते हो क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ओके, अब यहां देखो, ये है हमारा सैंड और ये हमारा क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही एक्यूरेट एग्जाम्पल आपको हम देने जा रहे हैं, जो आप बहुत ध्यान से देखो, आपके लिए भी सीखने का अवसर है। अब यहां देखो, क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। बीच में क्या है? सैंड। और सैंड के चारों तरफ क्या होता है? क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स। कैसे लिखें? क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स है। ओके, अब क्या है, दो दशाएं हो सकती है। एक दशा यह हो सकता है कि फसल के संदर्भ में देखते हैं, मान लो क्रॉप लगा हुआ है, हमने विषुवतीय वर्षा वन और वनस्पति के संदर्भ में देखा। अब हम देखते हैं क्रॉप के संदर्भ में। मान लो ये यहां पर एक क्रॉप लगा हुआ है, एक फसल लगा हुआ है, ये फसल की जड़ें हैं जो इस कॉम्प्लेक्स में आ रही हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि फसल को इरिगेट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना है, फसल को हम लोग इरिगेट करते हैं, फसल की सिंचाई करते हैं। अब जब हमने फसल की सिंचाई की, फसल में पानी डाला, मृदा में जल डाला, तो मृदा में जब जल प्रवेश करता है तो ये जल इंटर करता है सबसे पहले क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में। ये जल देखो, हमने यहाँ पे अगर जल को इस कलर से हम दिखा रहे हैं, चलो ब्लू से दिखाना चाहिए था, कोई नहीं, तो मान लो कि ये जल हमने ब्लू कलर से आपको दिखा दिया। तो ये जल इसमें क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करता है। ये ब्लू डॉट्स हमारा जल है जो क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में प्रवेश कर गया। अब ये जल जब अंदर प्रवेश कर गया तो यहां पर कोलॉइड्स का निर्माण होता है। यहां पर बनेगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन का मतलब है, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है। इसका मतलब है कि यहां पर ह्यूमस प्लस खनिज प्लस पोषक तत्व, जो भी पोषक तत्व मृदा के हैं, जो भी ऑक्साइड्स वगैरह हैं, सब पोषक तत्व, जो भी न्यूट्रिएंट है, सब ये सब प्लस जल, ये सब मिलकर के एक प्रकार के सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं, घोल का निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग सॉइल कोलॉइड्स भी कहते हैं। इसी को हम लोग सॉइल कोलॉइड्स भी कहते हैं। और जो फसलों की जड़ें होती है ना, जो फसलों की जड़ें होती है, ये सॉइल कोलॉइड्स को ही ग्रहण करती हैं। तुम सोचते हो कि फसल पानी पी लिया, नहीं, फसल की जो जड़ें होती है या वनस्पति की जड़ें होती है, वो इसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को, जैसे हम लोग कैसे दूध पीते हैं, दूध में 100% सब कुछ मिल जाता है। रात को अगर एक गिलास दूध पी के सोया जाए तो कंप्लीट मील होता है, वो कंप्लीट मील है वो। उसी तरह से जो वनस्पति होते हैं वो नीचे से जड़ों से लेते हैं, क्या, कोलॉइड्स को लेते हैं, वो उसका दूध है, दूध पी रहा है वो सॉइल से। कोलॉइड क्या है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है ना। इमल्सिव कोलॉइड आपने सुना होगा, इमल्सन कोलॉइड। तो ये इमल्सिव कोलॉइड जैसा ही बनता है। तो ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना है, इसको जड़ें ऊपर ले रही है। अब जब जड़ें ऊपर ले ली तो इसमें खनिज, पोषक तत्व और सॉल्ट्स, लवण, सभी को वनस्पति वर्ग ने ऊपर ले लिया, फसलों ने सबको ले लिया ऊपर में। और बाद में आपने फसल काटा, आपने हार्वेस्टिंग कर लिया फसल का। अब हार्वेस्टिंग कर लिया आपने, फील्ड को, खेत को खुला छोड़ दिया।
अब क्या है कि मृदा से लॉस हो गया है किसका? लवण का और खनिज का लॉस हो गया है। वो तो प्लांट ले लिया कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में। अब जब ये लॉस हो गया खनिज का, लवण का, तो मृदा में अब जब फसल कटने के बाद जो दशा आएगी, यानी अब जो वहां दशाएं बन रही है, सैंड और क्ले यहां पे रह गया, ह्यूमस खत्म हो गया। क्या क्या चला गया? ह्यूमस चला गया, खनिज चला गया, पोषक तत्व चले गए, जल खत्म हो गया, सॉल्ट खत्म हो गया। तो यहां पे क्या शेष रह गया? शेष रह गया सिर्फ और सिर्फ क्या? क्ले और सैंड। अब क्ले और सैंड यहां पे रह गया, तो जो क्ले है, मैंने आपको बताया था वो OH होता है, तो उसमें निगेटिव चार्जेस हैं, तो चारों तरफ से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगता है हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि मृदा में पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रही है। पीएच वैल्यू, हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, पीएच वैल्यू नहीं बढ़ रही है। पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन का मात्रा नहीं है, पोटेंसी। तो पीएच वैल्यू के टर्म्स में देखेंगे तो पीएच वैल्यू घट रहा है, और पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को शोषण करने की क्षमता उसकी बढ़ रही है। ओके, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रही है। तो पीएच वैल्यू को हम लोग बेस मान करके और अम्लीयता और क्षारीयता का मेजरमेंट करते हैं। अब पूरे डिस्कशन को हम एक छोटा सा रूप देना चाहते हैं, जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि लड़खड़ा गए हों कहीं ना कहीं, तो एक सामान्य रूप देते हैं आपके लिए कि मान लो पंजाब में दो सिचुएशन हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो कि सुनने समझने से ज्यादा वो अपने अंदर में प्रश्न उठाने लगते हैं अपने पुराने ज्ञान को लेकर के। कई गुरु और किताब से ज्ञान उनके पास होता है, उसमें उलझने लगते हैं। ज्यादा अच्छा है कि पहले आप ध्यान से सुन लिया करो। जैसे हम लोग पंजाब का एक केस स्टडी लेते हैं, तो पंजाब का अगर केस स्टडी लेंगे तो पंजाब में कहीं न कहीं अम्लीयता भी बहुत मिल रही है, और कहीं कहीं क्षारीयता और लवणता के भी गुण मिल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है आपको समझाया जाएगा। देखो, पंजाब में, हरियाणा में हरित क्रांति हुआ तो वहां पे कैनाल इरिगेशन आ गया, नहर से सिंचाई आ गया, पानी आ गया, जो कि प्राकृतिक नहीं है। अब किसान वहां पर क्या कर रहे हैं कि मान लो कि पहला फसल उन्होंने इरिगेशन कर दिया, अब वहां के सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है या बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी है, तो यूरिया झोंक दिया, बहुत सारा यूरिया डाल दिया। तो जो फसल था उसको तो जल भी मिल गया, यूरिया भी मिल गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बना और फसल बहुत बम्पर हुआ, हो गया। किसान ने फसल काट लिया। अब ये फसल पूरा मान लो 4 महीने 6 महीने वो मिट्टी वहीं सूख रही है। तो अब दो दशाएं हो सकती है। पहली दशा तो ये हो सकती है कि अगर आपने मृदा में जल संतृप्तता के साथ फसल काटी है, यानी पानी रह गया खेत में, आपने फसल काट लिया है। दो दशाएं हो सकती है, पानी रह गया, फसल आपने काट लिया। तो इस दशा में क्या होगा कि पानी का इवेपोरेशन शुरू होगा, और पानी का इवेपोरेशन जब शुरू होगा तेजी के साथ, और पानी ऊपर से आ नहीं रहा है, तो पानी का जब वाष्पीकरण होने लगेगा तो क्या होता है कि नीचे कैपिलरी एक्शन से जो लवण होते हैं, पंजाब हरियाणा के जो काफी नीचे जो चट्टाने हैं, मृदा के नीचे वाले संस्तर में, वो लवण ऊपर की ओर आने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, वहां पे क्षारीयता का गुण विकसित होने लगता है, कैपिलरी एक्शन काम करने लगता है, केशिका क्रिया काम करती है। हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे केशिका क्रिया कैसे काम करती है। और जो लवण होते हैं वो तो क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में जाकर के लवण अट्रैक्ट हो ही जाएगा, है ना। तो पीएच वैल्यू पंजाब और हरियाणा के मृदा का आपको 7.5, 8.5 तक मिलने लगता है। उसको पंजाब में रेह और कल्लर मिट्टी भी कहते हैं। मुल्तानी मिट्टी क्या है, आपने मुल्तानी मिट्टी को देखा होगा, समझा होगा। तो मुल्तानी मिट्टी भी एक प्रकार का क्षारीय मृदा है, क्ले है, क्षार है। अब मुल्तानी मिट्टी लोग लगा करके सोचते हैं कि हम तो गोरे हो गए। मुल्तानी मिट्टी चूंकि क्षारीय है
आपके त्वचा में जो मलिनता है या त्वचा में जो गंदगी है वो अम्लीय होता है, तो क्षार क्या करेगा, अम्ल को आकर्षित करके वॉश आउट कर देता है। इसलिए लोग मिट्टी से नहाते हैं भारत में, और बड़ी अच्छी परंपरा है ये। अपना बॉडी क्लीन करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें। दूसरा क्या है कि वो त्वचा में मिट्टी जाकर के उसको सैचुरेट भी करता है त्वचा को, और रेडिएशन से बचाना कुछ क्षण के लिए ही, कुछ घंटों के लिए ही अच्छा है मुल्तानी मिट्टी का लगाना। आशा है कि आप इसको समझ रहे होंगे। कई कई कंडीशंस पंजाब हरियाणा में इमर्ज कर रहे हैं। अब मान लो कहीं एक ऐसा जगह है पंजाब हरियाणा में जहां पे नहर की सिंचाई से दलदल बन गए, 24 घंटे पानी है, सालों भर पानी भरा हुआ है, वहां की मृदा में क्षारीयता नहीं होगा, क्योंकि वहां वाष्पीकरण नहीं हो रहा है उस दर से। वहां तो वाष्पीकरण से ज्यादा जल प्राप्त हो रहा है। उस दशा में वहां मृदा अम्लीय हो जाएगी। क्यों अम्लीय हो जाएगी? क्योंकि अब वहां पर केशिका क्रिया नहीं होगी, नीचे से ऊपर लवण नहीं आएगा, बल्कि ऊपर में पानी इतना है कि ऊपर से जो कोलॉइड्स है उसी का निछालन होगा, और कोलॉइड्स नीचे की ओर सब चले जाएंगे। समझ में आया? और उसके कारण क्या होगा कि जो जल संतृप्तता है उसमें से हाइड्रोजन टूट करके, H2O है ना जल, तो हाइड्रोजन टूट करके हाइड्रोजन आयंस को अट्रैक्ट करने लगेगा, जो क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स है वो। इस कारण से जो मृदा हो जाती है वह अम्लीय हो जाती है, विशेष करके उन क्षेत्रों में जहां जल जमाव है। ये कितने लोगों को समझ में आया? तो ये एक जटिल विषय है कि भाई हरियाणा पंजाब में नहर के सिंचाई वाले क्षेत्रों में लवणता ज्यादा बढ़ रही है या फिर अम्लीयता बढ़ रही है, तो दोनों ही चीजें प्राप्त हो रही है हरियाणा और पंजाब के प्रसंग में। आशा है आपको समझ में कुछ कुछ आना शुरू हो गया होगा। पीएच वैल्यू पर हम लोग अभी बात करेंगे कि पीएच वैल्यू क्या है, कैसे डिसाइड हो, कैसे निर्धारित किया जाता है। लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि आप लोगों ने ये लवणता और क्षारीयता और क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स, इन चीजों को समझा या नहीं? अगर हाइड्रोजन ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो अम्लीय लवण होगा, अम्लीय मृदा होगी, और अगर क्षार तत्व ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसमें राणा हैदर अली लिख रहे हैं, और बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। राणा हैदर लिख रहा है कि सर एजुकेशन सस्ता हो, लेकिन इतनी भी सस्ता नहीं होनी चाहिए कि जो इसके लायक नहीं है उनको भी मिल जाए। करियर विल वाले कोर्स पे ऐसे ही कुछ स्टूडेंट हैं जो उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं लाइव क्लास में, क्लास को डिस्टर्ब करते रहते हैं। हाँ, मालूम है मुझे। इस दुनिया में बहुत अच्छी योजनाएं और अच्छी किताबें और अच्छा दर्शन सब दम तोड़ देती है, क्योंकि आजकल हुलिगन्स ज़्यादा आ गए हैं। ऑप्शनल बैच करियर विल पे लाइव तो नहीं आएगा, रवि रंजन राज।
अब आप लोगों को हम इसका नोट्स लिखवा देते हैं। नोट्स आप लिख लोगे तो कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा। तो आप प्लीज़ नोट्स लिखो। लिखो, मृदा में क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स होता है। मृतिका ह्यूमस संकुल होता है। चूंकि मृतिका में ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, अतः यह लवणों को, विशेषकर सोडियम, कैल्शियम को आकर्षित करती है तथा कमजोर बंधन में, लूजली हेल्ड, कमजोर बंधन में लूजली हेल्ड, कमजोर बंधन में वॉट होल्ड करती है, मतलब रखती है। यानी क्ले और जो मृतिका है और जो लवण है, इन दोनों का आकर्षण तो होता है, लेकिन लवण जो होते हैं ना, वो कोई ऐसा बॉन्ड नहीं बन जाता है कि दोनों मिलके एक हो गया। कोई कंपाउंड नहीं बनाते हैं। दे आर लूजली हेल्ड। वीक बॉन्डिंग होता है दोनों का, सेपरेबल बॉन्डिंग होता है दोनों का। कभी भी लवण वहां से टूट के निकल सकता है। लिखो, यदि मृदा में जल की मात्रा समुचित हो, तब क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में ही कोलॉइड का निर्माण होता है। क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में ही कोलॉइड्स का निर्माण होता है। क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में कोलॉइड का निर्माण होता है।
जिस कोलॉइड का सेवन वनस्पति वर्ग करते हैं, जिस कोलॉइड का सेवन वनस्पति वर्ग करते हैं, जिससे मृदा से लवणों का ह्रास हो जाता है तथा मृतिका के द्वारा मृतिका में निगेटिव चार्ज है, मृतिका के द्वारा हाइड्रोजन आयंस आकर्षित होने लगते हैं। हाइड्रोजन आयंस आकर्षित होने लगते हैं जिस मृदा में हाइड्रोजन आयन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक हो जाती है, वह अम्लीय मृदा होती है। तथा जिस मृदा में हाइड्रोजन के स्थान पर लवण आकर्षित होते हैं, वह मृदा लवणीय अथवा क्षारीय होती है। इसे पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन पीएच वैल्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। के द्वारा दर्शाया जाता है। एवं यदि पीएच वैल्यू 7.0 हो तब उसे न्यूट्रल मृदा, और यदि 7.0 से कम हो तब अम्लीयता की ओर,
7.0 से अधिक हो तो क्षारीयता की ओर, क्षारीयता की ओर माना जाता है। सर्वाधिक उत्पादकता सर्वाधिक उत्पादकता 6.5 pH वैल्यू अर्थात स्लाइटली एसिडिक पर प्राप्त होती है। 6.5 pH पे सबसे अधिक उत्पादकता होती है मृदा की। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखो, आर्द्र जलवायु में जहां वर्षण की मात्रा वाष्पीवाष्पोत्सर्जन से वर्षण की मात्रा वाष्पीवाष्पोत्सर्जन से अधिक होती है, वहां की मृदा अम्लीय हो जाती है। वहां की मृदा अम्लीय हो जाती है क्योंकि निछालन क्रिया से लवण निछालन क्रिया से लवण मृदा के निम्न संस्तरों में प्रवेश कर जाते हैं। मृदा के निम्न संस्तरों में प्रवेश कर जाते हैं तथा हाइड्रोजन आयंस लवणों के स्थान पर क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते हैं। अब लिखो, इसके विपरीत
जहां वर्षण की मात्रा वाष्पी वाष्पोत्सर्जन से कम होगी, वहां केशिका क्रिया के द्वारा लवण मृदा के ऊपरी संस्तर में प्राप्त होते हैं। बहुत लंबा भी हो सकता है डिस्कशन, क्योंकि इसमें तो अम्लीयता को दूर करने के उपाय क्या हैं, ये सब हम लोग, या क्षारीयता को दूर करने के उपाय क्या हैं, तो इन विषयों पे हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत एनर्जी लूज कर जाए। बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, और कल कम से कम 1.5 घंटा, 1.25 घंटा क्लास लेंगे। इसी तरह से टाइम बढ़ाएंगे क्लास का। थैंक यू।